दोस्तों, वो देश जो कभी इस्लाम को सही नहीं मानता और इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी जान लगा देता है, वो देश चीन है, जो कभी इस्लाम को पसंद नहीं करता। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में अगर कोई दाढ़ी रखता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर चीन में रहना है तो आपको चीन की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पर टॉयलेट बनवाया जा रहा है, बार खोले जा रहे हैं। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसे वहाँ की लोकल भाषा में पढ़ना पड़ेगा ताकि वहाँ के लोगों को समझ में आए कि नमाज में क्या बोला जा रहा है। अगर ये देश के खिलाफ होता है तो उसे तुरंत ही जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, चाइना में इस्लाम के प्रति इतनी बर्बरता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। सारे इस्लामिक देश देख रहा है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। दोस्तों, वो देश चीन है। वहाँ अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि चाइना में इस्लाम धर्म को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ यदि सनातन धर्म की बात किया जाए तो ये एक शांति प्रिय धर्म है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। चाइना में हर जगह पर सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। हर जगह पर भजन कीर्तन हो रहा है। लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, ड्रैगन की धरती पर पहला हिंदू मंदिर भी बनने जा रहा है जो कि सनातन धर्म की अद्भुत गूंज होने जा रही है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे काम है जो चाइना में सनातन धर्म के लिए पहली बार हो रहा है। ड्रैगन की धरती पर सनातन धर्म ने इतिहास रचते हुए पहली बार भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका 80 चीनी कलाकारों ने किया, जबकि इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए चीन ने क्या नहीं किया। नमाज पर पाबंदी लगा दी, दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी, मस्जिदों को तोड़ डाला, वहाँ टॉयलेट बनवा डाला। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, चीनी नर्तकों के एक दल ने इतिहास रचते हुए पहली बार भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका आदि काव्य प्रथम कविता का मंचन किया। यह भव्य प्रस्तुति बीजिंग के सुन्नी ग्रैंड थिएटर में आयोजित की गई, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध चीनी भारत नाट्यम कलाकार जिन शनसान ने किया है। यह नृत्य नाटिका भारतीय दूतावास बीजिंग के समर्थन से प्रस्तुत की गई, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सुन हयान लियो झुआहोई, चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी CIDCA के प्रमुख और चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप रावत सहित कई उच्च स्तरीय चीनी एवं भारतीय अधिकारी उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक नृत्य नाटिका में लगभग 80 स्थानीय चीनी कलाकारों ने भाग लिया, जिनमें से कई दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। नाटक का आधार प्रसिद्ध चीनी विद्वान प्रोफेसर जी जियानलिम द्वारा किए गए रामायण के चीनी अनुवाद से लिया गया। यह प्रस्तुति बेहद ही खास है। पहली बार चीन में इतने बड़े स्तर पर रामायण को मंच पर जीवंत किया गया। 80 कलाकारों के इस टोली में 5 साल के बच्चे से लेकर 80 वर्षीय वरिष्ठ कलाकार तक शामिल हैं। उनमें से अधिकांश पहली बार इतने भव्य मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह नृत्य नाटिका केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारतीय और चीनी संस्कृति के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक भी थी। अभ्यास के दौरान ये कलाकार जो पहले एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब एक परिवार की तरह हो गए हैं। 2 महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस अभ्यास सत्रों ने उन्हें गहरे सांस्कृतिक बंधन में जोड़ दिया है। यह प्रस्तुति भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसी की 2 दिवसीय चीन यात्रा से पहले आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के संबंधों के सामान्यीकरण पर चर्चा होनी थी। दोस्तों, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि चीन में बढ़ रही है भारतीय शास्त्रीय कलाओं की लोकप्रियता। पिछले कुछ दशकों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम और कथक को लेकर चीन में रुचि तेजी से बढ़ रही है। कई चीनी कलाकारों ने भारत आकर इन पारंपरिक कला रूपों को सीखा और उन्हें अपने देश में फैलाया। 13 वर्षीय चीनी लड़की जिसका नाम है लेई मुजी, जिसने भारतनाट्यम में प्रशिक्षण प्राप्त किया, पिछले साल प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी
लीला सैमसन की उपस्थिति में अपना अरंगत्रेतम, जिसे भारतनाट्यम की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति कहा जाता है, उसे पूरा करने वाली पहली चीनी नर्तकी बन गई है। लेई को जिन संस्थान ने प्रशिक्षित किया था और यह चीन में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कलाकार द्वारा किया गया पहला अरंगत्रेतम था। जी हाँ दोस्तों, रामायण पर संगोष्ठी से मिली प्रेरणा। इस नृत्य नाटिका का विचार नवंबर 2024 में बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी से आया था, जिसका विषय था रामायण, एक कालकित मार्गदर्शिका। इस संगोष्ठी में चीनी विद्वानों ने रामायण के चीनी साहित्य, कला और संस्कृति पर प्रभाव पर शोध प्रस्तुत किया था। तसिंगहुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान के डॉक्टर जियांग जिंगकुई ने कहा, रामायण धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों दुनिया को जोड़ने वाली एक कालजात कृति है। इसके प्रभाव ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य किया है और यह क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन के माध्यम से पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृति के माध्यम से भारत और चीन के संबंधों में नई शुरुआत हो गई है। जी हाँ, इस आदि काव्य, जिसका नाम प्रथम कविता है, इसका मंचन भारतीय संस्कृति और कला के प्रति चीन के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक, साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण भी था। इस प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया है कि संस्कृति और कला की शक्ति राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर दो देशों को जोड़ रही है। भारतीय महाकाव्य रामायण को चीनी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना एक नए सांस्कृतिक युग की शुरुआत है, जहां दोनों देशों की परंपराएं एक दूसरे से सीखते हुए और अधिक समृद्ध हो रही हैं। और दोस्तों, ये हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि चीन जैसे देश, जो इस्लाम का इतना बड़ा विरोधी है, लेकिन सनातन धर्म को अपना रहा है, सनातन धर्म के महाकाव्यों को अपने देश में प्रस्तुत कर रहा है। ये सीधे सीधे बताता है कि सनातन धर्म की हुंकार पूरी दुनिया में अपना प्रकाश फैला रही है और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।